की वजह से आदमी चाल पे जा रहा है आगे लेना सही है उतरने दो आइए अनीस मंसूरी आपका नाम क्या है? जो वो वाकई में देखता हूँ कि चाहे कारपोरेशन हो चाहे निगम हो, अपना हक भीख की तरह मांगा नहीं जाता, बल्कि मैं कशो आगे बढ़ो तिश्ना लबो आगे बढ़ो, अपना हक मांगा नहीं जाता। मुझे बड़ी मुसीबत इस बात की है कि मैं हर फंक्शन में देखता हूँ कि धनलक्ष्मी ज्वेलर्स के हमारे जयपुर नगर निगम के महापौर अशोक जी फरनामी साहब और उनके ही हमनाम जयपुर फाइनेंस नगर निगम की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन जनाब अशोक जी पांड्या हमारे दरमियान में तशरीफ लाए हैं। हजरात, मैं अभी लतीफ साहब की तकरीर के बाद चाहता था कि आप कुछ और मुकर्रर सुनाएं। मांगा नहीं जाता है छीना जाए। उत्तर प्रदेश रहमान साहब हमारे दरमियान में आ गए हैं। अभी उनके आने से पहले मैं उनका रिसाला मंसूरी समाज देख रहा था। मुझसे बार बार मेरे छोटे भाई जब शराफत इंसानियत और माकूलियत का मुजस्समा किसी को बनाया जाए तो जजवी सिंह जी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं। जो लोग मेरे कलमदारान मिजाज के शहर वाले वाकिफ हैं कि हुकूमत है और दौलतें मेरे लिए कभी कोई इम्तियाज का बाइश नहीं रही है, मैं इस बात से वो कह रहा हूँ कि जसवीर सिंह जी जब से चेयरमैन बने हैं मैं इनकी मुस्लिम दोस्ती, इनकी ईसाई दोस्ती के मज़ाहिर देख रहा हूँ। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आज के मेहमान खुसूसी जनाब जसवीर सिंह जी साहब चेयरमैन माइनॉरिटीज़ कमीशन से इल्तिमास किया चाहता हूँ। जयपुर के प्रथम नागरिक, जयपुर के महापौर आदरणीय अशोक फरनामी जी और आज मंसूरी पंचायत संस्था की तरफ से रखे गए इज्तिमाई शादी प्रोग्राम के अंदर शामिल जनाब अनीस मंसूरी साहब, अल्पसंख्यक वित्त निगम के मनोनीत अध्यक्ष और मंसूरी समाज का बहुत बड़ा नाम गुल मोहम्मद साहब, नगर निगम की वित्त सलाहकार समिति के अध्यक्ष अशोक पांड्या जी की हड्डी, और जिन्होंने इस प्रोग्राम को करने के अंदर भारी मशक्कत की और जिनकी बात को मैं भी बड़े गौर से सुन रहा था कि किस तरीके से समाज के अंदर सुधार हो और समाज को दर्द रखने वाले अब्दुल लतीफ फारको साहब, और आज इस शामियाने के अंदर, इस पंडाल के अंदर हजारों की संख्या में शामिल हुए
सारे ही मंसूरी समाज के और जयपुर के समाज के सारे ही मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और जिन बच्चे बच्चियों की आज शादी हुई है 110 जोड़ों के, उन बच्चे बच्चियों को भी आज के इस मुबारक मौके की मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ राजस्थान माइनॉरिटीज कमीशन की तरफ से और राजस्थान सरकार की तरफ से। अभी आपको साहब ने समाज के सामने मौजूद 4-5 समस्याओं को हल करने की पुरजोर कोशिश करती है। इन दोनों ही समस्याओं के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित कर इन तकलीफों को दूर करने का पूरा आपको यकीन देता हूँ पूरी कोशिश करें। एक तीसरी बात सर्टिफिकेट्स के बारे में आई कि ओबीसी के अंदर जो मंसूरी समाज की जो विभिन्न कार्यों के अंदर लगे हुए लोग समाज के नाम से उनको ओबीसी पिनारा समाज को ओबीसी के अंदर शामिल कर रखा है और जो अन्य जो समाज है ये समस्या जो है इसके ऊपर भी माइनॉरिटीज कमीशन विचार करेगा और दूसरे राज्यों के अंदर दूसरे सूबों के अंदर इस समाज के ओबीसी लोगों को प्रमाण पत्र देने के लिए क्या नियम बने हुए हैं, क्या व्यवस्था बनी हुई है इस समाज के अंदर है और जो उनके काम अलग अलग हैं लेकिन उनको ओबीसी प्रमाण पत्र लेने में दिक्कत आ रही है। इस संबंध में इसका पूरा स्पष्टीकरण लेकर आपको यकीन इस संबंध में दिलवाता। अब जो कौम के संबंध में आज यहाँ पर इतनी तादाद के अंदर आप लोग मौजूद हैं, 2-3 बातें समाज के साथ इस मौके के ऊपर मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ बात। समाज की सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं के ऊपर समाज के और प्रदेश के हर नागरिक का हक है और आज की तारीख में बहुत सी योजनाएं बनी हैं, चाहे पालनहार योजना हो उन बच्चों के लिए जिनके ऊपर बाप का साया नहीं है या विधवाओं को पेंशन देने की बात हो और चाहे जो शादियों के लिए एक हौसला राशि देने की बात है। इन सारी योजनाओं में बगैर किसी कौम का अंतर किए हुए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सब कौमों के लोगों को उन योजनाओं का फायदा लेने का बराबर का अधिकार है। कोई एहसान नहीं है उसके ऊपर कि वो इस योजना का लाभ उठाए तो उस पर कोई एहसान किया जा रहा है, उसका हक है। लेकिन इन योजनाओं का फायदा कब उठाएंगे, अपने हक का इस्तेमाल हम कब करेंगे, अगर हम खुद जागरूक होंगे तो उठाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो इस संबंध में जो एनजीओ हैं, चाहे आरको साहब की एनजीओ हो, चाहे कयूम अख्तर साहब की एनजीओ हो, चाहे मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब की एनजीओ हो और भी जितनी संस्थाएं काम कर रही हैं, मेरी उनके पदाधिकारियों को ये गुजारिश है कि अपनी कौम के अंदर जितनी ज्यादा से ज्यादा जागरूकता हम पैदा कर सकते हैं, तो इस किस्म के बड़े बड़े प्रोग्राम माइनॉरिटीज कमीशन का जितना भी उपयोग करना चाहेंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन योजनाओं की जानकारी देने का काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दूसरी बात जो आपको साहब ने कही, तालीम के बगैर कोई भी कौम, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी समाज तरक्की नहीं करेगा। तो तालीम को देना आज के ज़माने पर हर समाज को, और खास करके मैं कहता हूँ मुस्लिम भाई बहनों को, उसके ऊपर तवज्जो देने की बहुत बड़ी जरूरत है। तो किसी बड़े आदमी ने कहा है कि अगर आप 1 साल की सोचते हैं तो गेहूं की फसल करिएगा, और एक बच्ची जो पढ़ लिख कर जाती है तो वो 3 परिवारों का उद्धार करती है। शादी से पहले अपने मायके के परिवार का और शादी के बाद अपने ससुराल के परिवार का, और जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो अपने खुद के बटेंगे। और अगर हमारे में ताकत होगी, चाहे आर्थिक तौर पर, चाहे तकनीकी तौर पर, चाहे सामाजिक तौर पर, तभी तो हम अपनी पूरी कौम को और पूरे समाज को आगे लेकर जाएंगे। उस तालीम को दिलाने के अंदर किसी भी हद को मानिएगा ना, किसी भी सीमा को मानिएगा ना, और सरकार की तरफ से तो सुविधाएं हैं ही हैं,
कई बार लोग कहते हैं साहब की तालीम बड़ी महंगी हो गई है। आज जितने सरकारी स्कूल खुले हुए हैं उनके तो कुएं के पास जाना पड़ेगा। उस स्कूल में आप जाएं, एडमिशन का फॉर्म भरें, फिर आपको अगर एडमिशन नहीं मिलता है, कोई भेदभाव होता है, तो माइनॉरिटीज कमीशन के और सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आपके साथ किसी भी भेदभाव को नहीं होने दिया। और फिर स्कूलों के अंदर सरकार की तरफ से किताबें फ्री देने का इंतजाम है, जिनके अंदर खाना देने का फ्री में इंतजाम है, तो रुकावट किस बात की है? मैं कई बार सोचता हूँ अगर रुकावट कहीं होती है तो वो हमारे जहन में होती है, हमारी सोच में होती है। उस सोच के जरिए और अपने जहन को बहुत स्पष्ट कर चलने की जरूरत है। और कौम अगर खड़ी हो जाएगी और तालीम आप दिलाएंगे तो हमारे बच्चे जब सक्षम हो जाएंगे तो सरकारी नौकरियां हों, चाहे कारखानों के अंदर नौकरियां हों, चाहे दुकानों के ऊपर नौकरियां हों, नौकरियों के दरवाजे आज कंपटीशन का जमाना है, जिसके 60% नंबर बात कर नहीं सकता। तो हमारे को आज की दौड़ के अंदर अपनी तालीम को लेकर अपने में सक्षम करनी पड़ेगी। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और यही उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ पर जितने भी समाज के लोग आए हैं, तालीम के ऊपर, समाज सुधार के ऊपर हम सब लोग एक होकर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो एक बड़े खूबसूरत हिंदुस्तान की और बहुत ही खूबसूरत राजस्थान प्रदेश की जो कल्पना हम सब लोग करते हैं, उस कल्पना को, उस सपने को धन्यवाद।
कौम मंसूर के बिना कोई हुकूमत नहीं बनेगी। आज उत्तर प्रदेश में बसपा की गवर्नमेंट बनी हुई है तो उसकी देन है अनीस मंसूरी, जिसने 50 सीटें अपनी हिम्मत और कुव्वत से कौम मंसूर के जरिए दिलवाई, जिसकी बुनियाद पर आज यूपी के अंदर ही गवर्नमेंट बनी हुई है, वरना किसी कीमत पर उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट न बन पाती। और ये वो मानती है, जरूरत इस बात की है, पहचानती है, वो जानती है कि अगर मंसूरी मुझसे हट गया तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा धड़ा हट जाएगा। और ये मंसूरी उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ की आबादी में है, जिस तरफ मुड़ जाएगा उसकी तकदीर लिख देगा या तकदीर बिगाड़ देगा। और यहाँ पर मुझे पता चला, यहाँ पर एक बड़ी तादाद है, कसीर तादाद, और जब ऐसी तादाद है तो अपने अंदर अपने इत्तेफाक़े को छोड़कर, अपनी आपसी लड़ाई को छोड़कर, दूसरे की नाराजगी छोड़कर, यकीन मानो जब रहनुमा पैदा करोगे तो रहनुमाई जरूर होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ, क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है, मैं शेर मंसूर उत्तर प्रदेश का शेर मंसूर नहीं बल्कि हिंदुस्तान का शेर मंसूर अली मंसूरी की आवाज पर आपको एक हो जाना चाहिए और एक होकर ये बता देना चाहिए कि कौम मंसूर अब हर हालत से हर कीमत पर अपना हक ले लेगा। इन्हीं अल्फाज से आपसे अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी जोशीली और बड़ी जज्बाती तकलीफ समाप्त कर रहे थे। वाकई तेरी नजर में अभी भाई को मौलवी मालूम होते हैं, चेहरे पर पूरे नाप की दाढ़ी भी है और सुंदरत भी है। मैंने तो दाढ़ी तब रखी जब वकालत छोड़ दी, मगर अंजुम भाई मेरे दाढ़ी की वकालत कर रहे हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मेरे मुतवातिर सुबह जब से आया हूँ अनिल भाई के लिए सुन रहा हूँ कि वो कौम के मेहमानों में से हैं, मिल्लत के फिक्रमंद अफराद में से हैं। आज का ये इज्तिमा जिसमें आप तशरीफ रखते हैं, अभी अशोक फरमानी साहब को सुन रहे थे, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि कुछ लोग रंग साइड चले जाते हैं। हम ऐसे ही एक रंग साइड फंसे हुए हमारे फाइनेंस कमेटी वित्त समिति के चेयरमैन अशोक जी ताजा हैं। ये बुनियादी तौर पर इंतहाई ईमानदारी से कह रहा हूँ, शब रोज का मेरा इनके साथ है कि ये गज़लों के, गीतों के, लोरियों के, शहनाइयों के सबसे बड़े अहदे पर चेयरमैन हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े सरगर्म लीडर हैं। लेकिन मैं तो हमेशा इनकी तारीफ बहैसियत फनकार के और अदब दोस्त के करता हूँ। उर्दू से इनका बेपनाह शगफ है और उनकी उर्दू दोस्ती और मुस्लिम दोस्ती का मैं हमेशा कायल रहा हूँ। लोग भाषण देने वाले हैं और उनकी तकलीफ होगी, सबके नाम लेऊंगा तो उसको तुम्हें भी वक्त चलेगा। मैं बाकी सारी बात तो हमारे माननीय महापौर साहब आपको बता गए, काशमी साहब ने भी बताई और जसवीर सिंह जी भी बहुत बात कर गए। आज का मौका तो कोई भाषण का नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शादी एक पवित्र गठबंधन है। एक और तो ये बात है और दूसरी बात शादी त्योहार मस्ती का भी आलम है। दोनों को आप शादी की मस्ती और शादी की पवित्रता को दोनों को कायम करते हुए ये जलसा आपका कामयाब रहे। और मुझको ये भी मालूम है कि राजस्थान में तो ये जो दौर है वो मंसूरी समाज में मेरे ख्याल से 30-35 साल से तो बदले रहा हूँ, तो 110 जोड़े तो पहुंचा है और बहुत सारे लोग कई दिनों से काम कर रहे हैं। आपके भाई साहब का नाम अब्दुल लतीफ भाई कई बार तो मेरे पास आए, शमीम भाई जो पालन भवन वाले हैं वो, और बहुत सारे लोग हैं मेरे मित्र हैं। मैं सबके नाम लूंगा या किसी के छोड़ जाऊंगा तो वो ठीक नहीं है। लेकिन एक समाज के लिए, कौम के लिए कोई काम करना और लगातार महीनों इसके लिए जुटना। आप सबने मुझको बुलाया, करीब सारी सामूहिक विवाह में जितने 4 से लोग आप बुला लेते, मैं जितना बुलाते हैं उतना बड़ा मैं वो शख्सियत तो नहीं हूँ, लेकिन जो लोग प्यार देते हैं मैं उसका बड़ा मुरीद हूँ। ऐसे ही बुलाते रहो तो आते रहेंगे और ऐसे ही शादियाँ होती रहे, मस्तियाँ होती रहे। ये बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करना है। जनाब नईम साहब अब्बानी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, जनाब सलीम गिंगसा साहब सेक्रेटरी हैं, जनाब अब्दुल अजीज साहब फाइनेंस सेक्रेटरी, जनाब इब्राहिम साहब सुंदरा जॉइंट सेक्रेटरी, जनाब मम्मू भाई महुआ जो हमारे कलाकार मंत्री हैं, जनाब इकराम साहब हिमारा जो हमारे कार्यालय मंत्री हैं, कई भाई जो प्रचार मंत्री हैं,
संगठन मंत्री अकबर चौहान, इन सबका भी बड़ा ताउन है, इन सबकी बड़ी मदद है और इन सबकी कोशिशों से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है। अभी आप कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के अंजुम अली साहब डॉक्टर सुन रहे थे। अब उत्तर प्रदेश ही से आपकी प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हुए मंडल सदर शाहजहांपुर के हैं जनाब मोहम्मद सत्तार साहब मंसूरी, उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ तशरीफ लाएं। और अब्दुल गफूर मंसूरी जो हमारे सरपंच हैं आंधी के, उनसे भी मैं दरख्वास्त किया चाहता हूँ कि वो भी स्टेज पर आए। अब आ रहे हैं आपके सामने जनाब वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दाइश पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब मोहम्मद महासचिव भाई जनाब अंजुम अली मंसूरी साहब, दाइश पर जयपुर राजस्थान के हमारा संचालन कर रहे, मैं अभी नाम से वाकिफ नहीं जनाब, इन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। डालना चाहता हूँ और आपको ले जाना चाहता हूँ। आज से 1972 के अंदर जब ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर की मीटिंग कोटा के अंदर मुनक्किद की गई थी, वहाँ हाजी अब्दुल रहमान साहब, जिनका कि वहाँ शिव शक्ति ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से काम चलता था, वो ऐसे बुजुर्ग थे, नजर मोहम्मद और एक मान बाबू मुश्ताक भाई, बहुत से लोग अच्छे अच्छे वहाँ जुड़े थे। ये वो जमाना था जब जमीयतुल मंसूर मंसूरी बिरादरी के लोग जिनका तेल और रुई का काम था वो मुंतशिर थे। काखेड़ा, ये अलग अगवाड़ा, पुनिया, ये 36-32 अलग अलग मतलब बैठकें थी। बैठकें तो आज भी हैं, लेकिन आज इन सब में समावेश और आपस में मेलजोल और भाईचारा काफी हद तक देखने को मिला है। तो 1972 में जब कोटा में मीटिंग थी, तो उस समय मैं ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर का राजस्थान का अध्यक्ष था, तो भाई आबिद साहब ने और कि इज्तिमाई शादी की जावे और ये फिजूल जो खर्ची, जो वाहियात जो किस्म के जो खर्चे होते हैं, इनको खत्म किया जाए। ये बीड़ा उस समय हाजी अब्दुल रहमान साहब ने उठाया और उन्होंने तय किया कि यहाँ कोटा के अंदर जमीयतुल मंसूर का एक तरफ से इज्तिमाई शादी मुनक्किद की जाएगी। साथ ही उन्होंने उस समय बहुत कोशिश की और बहुत दौड़े, वो उधर जोड़े बनावे, कुछ लोग जोड़ों को तोड़े और हालत ये हो गई कि हाजी अब्दुल रहमान जी रोने लग गए। एक दिन मेरे सामने कहने लगे कि गुल मोहम्मद जी ये तो बहुत मुश्किल काम है, लोग नहीं मानते हैं। मैंने कि अल्लाह को याद रखो और सब्र से काम लो। अगर सब्र का दामन आपने पकड़ लिया तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है। आप चिंता न कीजिए, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। साथ ही उस समय जोड़े कितने ही हों, उनसे कहा कुत्ते की शादी कर दो, तो 11 जोड़े उस समय हुए और 11 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की। दूसरा साल जब आया, हाजी साहब से फिर कहा, हाजी साहब ने कहा कि गुल मोहम्मद जी बहुत मुश्किल है। मैंने कहा नहीं, जो सिलसिला चलाया है इसको चालू रखो। आखिर उन्होंने सिलसिला चलाया, वो जोड़े बढ़ते गए, जोड़े 21, 31, 51, 81, 85 और यूँ आजकल मतलब वहाँ चीपा बड़ो, छबड़ा, बागा, केशवराय पाटन, झालावाड़, सब इलाकों के अंदर मतलब इज्तिमाई शादियाँ होने लगी। सन 1982 के अंदर यहाँ पे डिग्री के अंदर कोटा झालावाड़ बहुत दूर है, यहाँ भी होनी चाहिए। यहाँ जब तय हुआ तो हालत ये हो गई कि कोई जोड़ा नहीं मिले। जो पोजीशन कोटा की थी वही पोजीशन यहाँ की हुई। जब डिग्री के अंदर हुआ तो नाम मात्र थोड़े से जोड़े हुए हमारे पास, शायद 21 के लगभग। तो इतने से जोड़ों के
अंदर बड़ी मुश्किल से रात दिन एक करके और उस मसले को तय किया। इसके बाद 84 और कई मतलब आगे चलते गए और फिर अल्लाह ताला ने ऐसा हाथ पकड़ा कि फिर एक के बाद एक चलते गए। जैसे मेरे भाई अभी एक शेर पढ़ रहे थे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। साथियों, ये वो मंसूबी समाज है जो आज मुंतशिर था लेकिन आज एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा हो गया है। बहुत खुशी की बात है इनके लिए। लेकिन साथियों, ये आज जो ये इज्तिमाई शादी इस इलाके में हो रही है, शायद नवी इज्तिमाई शादी है। ऐसे कई फंक्शन कई हुए। अभी गुज़िश्ता साल निवाई में हुआ था ऑल इंडिया जमतुल मंसूर का। उसके पहले जयपुर के अंदर मानसरोवर में हुआ था। यहाँ हुआ अपने शास्त्री नगर खंडेलवाल स्कूल में और आज ये करबला के मैदान में। साथियों, लोग बाग इस बात के लिए सजग हो गए और हमारे लोगों में दिलचस्पी हो गई। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि कुरान शरीफ में जब सबसे पहली आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई, वो हुई थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। साथियों, सबसे पहले अल्लाह ने जो इंसान को दिया, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर हम जितने पिछड़े हुए हैं कभी जिंदगी में नहीं थे। सन 1947 के पहले हमारा जो म्यार था पढ़ाई का वो काफी ऊपर था, काफी परसेंटेज हाई था। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर हमारे पढ़े लिखे लोग बहुत कम मिलते हैं। कई IAS अधिकारी, IPS, एडवोकेट, कई जगह हमारे लोग नहीं है। बड़ी मुश्किल से कोई लोग निकल के आते हैं तो बहुत हमें वो होता है कि हाँ है। इस बात की जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि समाज के, जैसा भी मेरे पहले भी बुजुर्गों जी ने फरमाया कि समाज में कुछ आपस में नाइतफाकी भी थी, लेकिन बड़ी मुश्किल होती है। अगर समाज का सुधारना, दीन का सुधारना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कौम का और समाज का सुधारना बहुत गलती के ऊपर रहता है कि आदमी जिस काम पे लगा है उसमें जो है उसमें कोई ना कोई कमी में ज़्यादा कहीं नहीं लेना चाहता। मैं यहाँ RK साहब को, लतीफ़ भाई को, जो इसके करवा कार्यक्रम के संचालक कर रहे हैं और कार्यक्रम के जो मुस्तैदी से जिन्होंने निभाया है, उन सबको और उनके सब साथियों को, और क्योंकि जयपुर की सरजमी के ऊपर ये मेरा फर्ज भी बनता है कि यहाँ आप जयपुर से बाहर से आए हुए लोग या राजस्थान के बाहर से आए लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके इस समाज को और आपके इन कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ कि इतने अच्छी तरीके से और समाज के अंदर ये सामूहिक विवाह का प्रदर्शन करते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद। और इस कमेटी के चेयरमैन अब्दुल लतीफ़ साहब और सारे कमेटी जितने हजरात हैं और यहाँ पे विपक्ष के नेता नगर निगम के गुलाम अली साहब, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सम्मेलन है वो अपने बाखैरियत में जो है संपन्न हुआ। इसमें सभी तरह से कोई भी काम में परेशानी नहीं हुई और जो दूल्हा और दुल्हन जो है दोनों की शादी और निकाह हुई है, उनसे अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनके जो जोड़े हैं कामयाब हो और उनके जो वालिद और वालिदाओं को भी ये है कि जो उन्होंने अपनी हिम्मत और करके दूसरे दूल्हा दुल्हन के सम्मेलन में उन्होंने शादी की और इसके लिए जो है हम सभी ये नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आज राजस्थान के ये लोग सारे के सारे मेज़बान हैं और हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि राजस्थान की धरती पर अपने मेहमानों का इस्तकबाल कैसे होता है कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी और इस मुल्क में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा के दिखाओ। और इतनी जोरदार तालियां होना चाहिए कि यहाँ से लेकर राजस्थान से होती हुई दिल्ली के पार्लियामेंट में पहुंच जाए। जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। ये किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, ये किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। अरे रंग क्या है?
कौम मंसूर की क़यादत संभालने के लिए अपनी पूरी जवानी देने के लिए तैयार है। और आपको ये लगना चाहिए कि ये शेर आज राजस्थान की धरती पर और ऐसा जोरदार इस्तकबाल करे, खड़े होकर जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए अनीस मंसूरी साहब का, और बता दीजिए कि अपने मेजबान का कैसे इस्तकबाल किया जाता है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए और मैं दावत दे रहा हूँ। आज राजस्थान के सरजमी पर शादी मुबारक के इस जलसे के मौके पर इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी और इस के सभी मंसूरी हजरात और हमारे इस शादी के जलसे में आए अन्य समाज के हमारे साथी, सामने बैठे नौजवान साथी, बुजुर्ग, बच्चों, बहनें एवं माएँ, सभी हजरात को मेरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये मौका शादी मुबारक का है। पिछले कई सालों से मैं सुनता चला आ रहा हूं कि राजस्थान में इस इस्लामी शादियों का माहौल है। वहां पर इस्लामी शादियां साल में कई बार हुआ करती हैं। मैंने इस्लामी शादियों के बारे में राजस्थान के कुछ लोगों से मुलाकात किया, फोन पे बात किया। मैंने राजस्थान के तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो इज्तिमाई शादियों का माहौल नहीं था, मैंने वहां पर पिछले 10 जून 2007 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला से शुरू किया। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में हमीरपुर जिला मंसूरियों के बड़े आबादी वाला जिला है। मैं गरीब साहिब हैसियत तमाम लोगों के साथ मिलकर इज्तिमाई शादियों का माहौल पैदा किया। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे यहाँ से सीख लेकर के जाऊं और उत्तर प्रदेश में 101 नहीं, 111 नहीं, मैं 151 मंसूरी समाज के बेटियों की शादी का आयोजन करूं। दोस्तों, मंसूरी समाज, मंसूरी बिरादरी उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान में मुसलमानों में सबसे पिछड़ी हुई बिरादरी है। इस बिरादरी का हमेशा शोषण हुआ है। यह बिरादरी हमेशा शोषित होती रही है। क्या वजह है? दोस्तों, हमारी आबादी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 7.5 करोड़ है। हम लोग 1.25 अरब की आबादी में 7.5 करोड़ आबादी वाले मंसूरी बिरादरी के लोग हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर हमारी कोई अपनी पहचान नहीं, हमारी कोई गिनती नहीं, हमें कोई जानता ही नहीं। हमारा समाज पिछड़ गया सभी क्षेत्रों में, चाहे वो तालीमी मामला हो, चाहे वो पैसे कौड़ी का मामला हो, फाइनेंस का मामला, हर तरफ हमारे समाज का शोषण किया है। और ये शोषण करने वाले कोई और नहीं, ये अपने ही लोग हैं जिन्होंने समाज का इतने बड़े पैमाने से शोषण किया है। दोस्तों, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन बात आ गई है तो बात बतानी पड़ रही है। सभी चुनावों में, एमपी से लेके वार्ड तक के चुनाव में बराबर की हिस्सेदारी निभाई है। ऐसा नहीं हुआ कि समाज में कभी किसी चुनाव में वोटिंग किसी पार्टी, किसी दल को न की
किया हो, सबको किया, लेकिन हमारे वोट की गिनती पिछले 50 सालों से किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हमारे अंदर लीडरशिप नहीं थी। हमने एक नेता पैदा नहीं किया था अपने समाज से, हमने अपने समाज से एक अगुवा नहीं भेजा था, एक पेशवा नहीं बनाया था। इसलिए समाज दूसरे के पीछे, दूसरे दल के नेताओं के पीछे, दूसरे बिरादरी के पीछे हिलाता फिरता चला जाता था। आपने नेता पैदा नहीं किया, इसलिए समाज की आवाज उठाने वाला दिल्ली में, आपके प्रदेश में कोई था ही नहीं, तो आपकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं था, तो आपकी हिस्सेदारी की देखभाल और उस हक हकूक दिलाने का काम कौन करता? तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने, राजनीतिक दल के बड़े आला कमान ने मुस्लिम समाज से नेता चुना और उनको बताया कि आप जाइए मुस्लिम समाज में, मुस्लिम समाज में जाकर के मुस्लिम समाज का काम करिए। लेकिन ये नेता हमारे सर को गिना देते थे, आला कमान से जाके बता देते थे कि देखिए पूरा उत्तर प्रदेश या राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे पीछे भाग रहा है और उसका फायदा वो निजी तौर से उठाते थे। मुसलमानों के लिए कोई योजनाएं नहीं तैयार करते थे, उनके लिए कोई, उनके गरीब बच्चों के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाते थे, उनको मुफलिसी से उभारने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाते थे, बल्कि और गुर्बत की जिंदगी जीने के लिए, अपने फायदे के लिए हमारे समाज ने पूरे मुस्लिम समाज को उस गरीबी और मुफलिसी के दौर से जीने के लिए मजबूर कर दिया। और इन राजनीतिक दल के नेताओं से मेरी गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज में मंसूरी समाज कितना बड़ा हिस्सा, कितना बड़ा धड़ा, आज तक किसी नेता ने इसकी रहनुमाई के लिए इस समाज को बुलाया तक नहीं। क्या वजह थी? दोस्तों, जितने भी नेता देख लीजिए, किसी भी दल का नेता हो, उनको क्योंकि मुस्लिम समाज में बैकवर्ड समाज से, जिसकी आबादी लगभग 81-82% है, बैकवर्ड समाज से किसी भी नेता को इस समाज से उन्होंने नेता नहीं बनाया, इसलिए उन लोगों ने आपकी रहनुमाई नहीं की और आप बढ़ता रहा और आप इस तरह मरता रहा। आप गुर्बत की जिंदगी और जिस चौराहे से चले थे उस चौराहे से घूमकर आकर के जीने के लिए मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला है, उस जिला के कुंडा विधानसभा क्षेत्र, जहां आपने सुना होगा राजा भैया का क्षेत्र है, मैं उनके घर के पास का रहने वाला हूं। मैं बहुत गरीब परिवार, मंसूरी, बहना, नदाफ, पिंजारा, दुनिया, मैं उस समाज का बेटा हूं। मैंने गांव में अपने दिल में अपने बिरादरी के गुर्बत को, इस बिरादरी की परेशानी को मैंने दिल से उतारा है और मैंने उस मुफलिसी के दौर में इस समाज की परेशानी को अपने आंखों से देखा है और दिल से शिद्दत से महसूस किया है कि वाकई ये समाज आज बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है। मेरे पास सरोसाज नहीं था, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उनकी मदद कर पाता। मैंने अल्लाह ताला से दुआ किया, ऐ अल्लाह, कभी ये वक्त लाके मेरे सामने दे देना कि मैं अपने समाज के, इस पिछड़े समाज के, इस शोषित समाज के, अपने बिरादरी, मजलूम, गरीब भाई बहनों, बुजुर्गों की मदद कर सकूं। अल्लाह ने वो वक्त मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के सरजमीन पर मुझे मुकर्रर कर दिया और मैं वहां प्रदेश का सदर निर्विरोध चुन लिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा करके, गांव-गांव जा करके अपने बिरादरी को, मंसूरी समाज के लोगों को जगाने का काम किया। मेरा काम गांव-गांव जा करके एक मंसूरी समाज के गांव में गया और वहां के लोगों से मैंने मुलाकात की और उन्हें मुत्तहिद होने के लिए हिदायत की। दोस्तों, जब मेरे उत्तर प्रदेश में मेरी कारकर्दगी की रिपोर्ट तमाम सियासी दल के नेताओं के पास पहुंचती है कि एक ऐसा भी मंसूरी समाज का नेता पैदा हो गया है जो अपने बिरादरी के लोगों को पूरी तरह से मुत्तहिद कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है और उत्तर प्रदेश में उस समाज की
रहनुमाई कर रहा है जो मुस्लिमों में एक सबसे बड़ा धड़ा है। एक बात मैं आपको बताता चलूं, बड़े बात मार्केट की है, गौर से सुनिएगा। जब समाज में मैंने काम शुरू किया और जब किसी भी समाज का, किसी भी बिरादरी का काम शुरू होता है, सामाजिक संगठन काम करता है, तो कोई भी सामाजिक संगठन अपने ही समाज को इकट्ठा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है। लोग क्या करते हैं, अपना संगठन बना लिया, अपना राग, अपनी ठपली का रूल अपनाते हैं। मैंने इससे अलग हट करके काम करना शुरू किया और मैंने बिरादरी के लोगों से फिर आह्वान किया कि दोस्तों काम ऐसे नहीं चलने वाला है। जब तक हम किसी राजनीतिक दल से मिलेंगे नहीं, अपने मांग पत्र को हम उनके सामने सौंपेंगे नहीं, हम अपनी मूलभूत समस्याओं को उनके सामने उजागर करेंगे नहीं, तो हमारे समाज को क्या देगा। दोस्तों, मैंने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का उज्जवल भविष्य देखा और अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी के लिए सोचा कि दोस्त, यही एक पार्टी ऐसा है जो मंसूरी समाज, पिछले समाजों को दे सकती है। मैंने कहा अभी ये वक्त नहीं आया है, मुझे और काम करने दीजिए बिरादरी का। इसी बीच में मेरा बुलावा आया था, बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मुझे बुलाती है कोठी पर। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे मेरा बुलावा किस लिए हो रहा है। बात किया गया है, बहन कुमारी मायावती ने बताया कि आप अपने समाज में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। आप इस समाज में पूरे प्रदेश में दौरा करके लोगों को इकट्ठा करके क्या दे सकते हो? क्या एक राजनीतिक दल का रूप तुम दे सकते हो कि राजनीतिक दल है ये? क्या तुम्हारे ये 1.5 करोड़ 1 करोड़ 65 लाख की आबादी वाला मंसूरी समाज किसी सरकार के साथ जुड़ के ना अलग से कोई राजनीतिक दल बना कुछ करने की स्थिति में है? उन्हें हमें समझाया कि अगर अपने समाज को कुछ दिलाना चाहते हो तो ऐ मंसूरी वास्तव में दिल से कुछ इस समाज को देना चाहते हो तो पहले इस समाज को किसी न किसी राजनीतिक दल से तुम्हें जोड़ना पड़ेगा, उसमें अपनी हिस्सेदारी निभाना पड़ेगा। जब तक किसी न किसी राजनीतिक दल से तुम मिलोगे नहीं, उसमें अपनी हिस्सेदारी जताओगे नहीं, तो दोस्तों तुम्हें ये समाज में कौन तुम्हें समझेगा? अगर किसी दरोगा ने तुम्हें कहीं बंद कर दिया तो तुम कहते फिरोगे मैं मंसूरी समाज का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तुम्हें डंडा मार के और बंद कर देगा। लेकिन अगर तुम्हारी आमद, तुम्हारी हिस्सेदारी किसी बड़े राजनीतिक दल से होगी तो उस दरोगा की मजाल नहीं कि अगर हम इसको मारेंगे तो इसके पीछे तमाम राजनीतिक दल के लोग खड़े हो जाएंगे। जो मौजूदा है माया, वो बहन कुमारी मायावती जी को मैंने सौंपा कि हमारा समाज 16 सूत्री मांग पत्र लेकर के आपके सामने हाजिर होगा। मांग पत्र 16 है दोस्तों, वक्त नहीं कि मैं आपको 16 मांग पत्र बता पाऊं, लेकिन 2-4 मैं मांग पत्र में 2-4 पॉइंट मैं आपको बताता चलूं कि हमारा समाज इतना पिछड़ा है, इसे मंसूरी समाज को अलग से रिजर्वेशन देना चाहिए। मैंने 5.5% मंसूरी समाज के रिजर्वेशन के लिए मांग की। उन्होंने मुझसे वादा किया कि अनीस मंसूरी, तुम्हारा समाज यदि आने वाले विधानसभा चुनाव में मेरे साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है तो रिजर्वेशन देना मेरा काम नहीं है, ये दिल्ली से कानून पास होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट यहां से 5.5% का कोटा रिकमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगी। मैं वो काम करूंगी। आप लोग मीटिंगें करते हैं, रिश्तेदार जो जिनकी शादियां हो रही हैं उन रिश्तेदारों के साथ में कदम से कदम मिला करके पूरी तरह से शादी को कामयाब बना रहे हैं। बेहद खुशी हुई दोस्तों। मैंने यही नहीं कि मंसूरी समाज ने ही केवल काम किया, मैंने इतनी सी उम्र में शुरू से मुझसे जो हो सका, जितना मेरे बस में था, मैंने मुख्तलिफ समाज का भी काम किया और तमाम समाज में, मंसूरी समाज के अलावा और भी समाज में जब मैंने काम किया, इसकी रिपोर्ट तमाम संस्थाएं करती हैं।
धोखा रखती हैं। एक जो हिंदुस्तान की प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, उस सोसाइटी ने उत्तर प्रदेश में हमेशा पूरे एक साल में जितने लोग 11 क्षेत्रों में काम करते हैं, उनमें से वो चुनते हैं, चाहे वो एक मेडिकल से चुनते हैं, एक राजनीति से चुनते। मार्च में लखनऊ में इस इज्जत से नवाजा। दोस्तों, ये मंसूरी समाज में पूरे हिंदुस्तान से मुझे मुबारकबाद आया कि मंसूरी समाज के किसी एक बच्चे को गवर्नर साहब ने सेवा श्री अवार्ड से नवाजा है। ये मेरी अपनी कारकर्दगी थी। दोस्तों, मैं इसी तरह से मैं नहीं चाहता कि ये सम्मान केवल अनीस मंसूरी को मिले। मैं ये चाहता हूँ हिंदुस्तान के एक स्टेट से तमाम मंसूरी समाज के नौजवान साथी, बुजुर्ग साथियों को भी ये सम्मान मिले। इसलिए मैं पूरे उत्तर प्रदेश से ही पूरे हिंदुस्तान में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, अपनी पूरी कुर्बानी देने के लिए समाज के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, करता है वो छीने का काम मैं करूंगा। दोस्तों, मैं एक इसी बात पर एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, छोटा सा। चंद दाने ढूंढने बस्तियों वीराने गए, चंद दाने ढूंढने बस्तियों वीराने गए, हर सुबह घर से परिंदे जिंदगी लाने गए। साजिशें नाकाम कर दी तो हमारे खिलाफ साजिशें चल रही हैं, साजिशें नाकाम कर दी, आए हवाओं शुक्रिया। साजिशें नाकाम कर दी, आए हवाओं शुक्रिया। उठ गई रुस्से नकाबे लोग पहचाने गए, उठ गई रुस्से नकाबे लोग पहचाने गए। ऐसी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मंसूरी समाज के बड़े जलसे में निजामत भी करते हैं, और निजामत जलसे की रूह होती है, जलसे की जान होती है। और हमारे अंजुम अली साहब को पूरे हिंदुस्तान में निजामत के लिए दावत मिलती है, और अंजुम अली साहब अपने पैसे से कीमती वक्त निकाल करके निजामत के लिए जाते हैं और लोगों में जोश भरते हैं। राजस्थान का मंसूरी बिरादरी मुस्तहक है, और हमारे साथ बिजनौर से आए मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, मैं अपने समाज के लिए भाषण करता हूँ। ये राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन राजनीति की बात जो गुजरी मंसूरी समाज पे वो मुझे बताना पड़ा। इसके लिए आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सभी हजरात को मेरा अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हजरात, अभी आप अनीस को सुन रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुकर्री नहीं है बल्कि सही मानों में